इस वक्त बिलासपुर स्टूडियो में हमारे साथ बिलासपुर के वरिष्ठ समाज सेवी गुरजीत सिंह पन्नू मौजूद हैं, जिन्होंने सरकार और विपक्ष को अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे। आइए जानते हैं स्वयं गुरजीत सिंह पन्नू जी से कि किस तरह के सुझाव उन्होंने सरकार को दिए थे और क्या चाहते हैं वो, क्या उनकी सुझाव हैं सरकार के लिए। जी पन्नू जी, किस तरह से आपने सरकार को सुझाव दिए हैं और क्या सुझाव हैं आपके? कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। तब हमने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए उनको दो मुख्य सुझाव दिए थे, जिससे कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती। इसके अतिरिक्त सरकार के पास वित्त की व्यवस्था हो जाती, जिससे हम लोग वेलफेयर के काम कर सकते थे। इसमें पहले सुझाव में 960 करोड़ जो देश की इकोनॉमी चल रही थी उसमें से हमने कुछ नहीं लेना था। ये अलग से एक व्यवस्था हो जाती है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, जिससे हम लोग वेलफेयर के काम कर सकते थे। पहले सिस्टम में 960 करोड़ रुपए हर एक लोकसभा क्षेत्र में दिए जाने थे। टोटल 543 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 5,21,280 करोड़ रुपए पर 543 लोकसभा क्षेत्र में खर्च हो जाते, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते थे। इसमें जनपद रामपुर के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और 2,005 करोड़ रुपए का जनपद उधम सिंह नगर के लिए प्रावधान रखा था। और इससे 3,30,702 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर मिलते हैं। और इससे जो भारत सरकार का जो इनकम टैक्स विभाग है, आयकर विभाग है, उसको 1,02,675.6 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आमदनी होती है। अगर हम इसको हेल्थ सेक्टर में खर्च करते तो 189.09 करोड़ रुपया प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में दिए जा सकते थे प्रतिवर्ष। दूसरे सिस्टम में 50 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है, जिससे भारत सरकार को 30 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होती। और इसी सिस्टम से भारत सरकार प्रतिवर्ष 40 से 45 लाख करोड़ रुपए कमाती, आमदनी होती है इसकी, जिसे हम लोग वेलफेयर पे खर्च कर सकते थे। टोटल 17 लाख करोड़ रुपए का पहले वर्ष में था। दूसरे वर्ष में 45 से 50 लाख करोड़ रुपए इनको आमदनी होती, जिसे वेलफेयर पे खर्च किया जाता। तो विद इन 5 ईयर्स हमारा देश जो है रोजगार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में और जो बाकी सुविधाएं उसके क्षेत्र में वर्ल्ड का नंबर 1 पे आ सकता था। परंतु किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो उस वक्त उसके बाद हमने इंडिया गठबंधन को हमने एक घोषणा पत्र तैयार किया था, जो हमने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को दिया था। इसमें एक तो यही था कि 2 हमारे सुझाव थे, जिसमें 960 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में दिया जाना था और रामपुर जनपद के लिए 6,000 करोड़ रुपया था, 2,005 करोड़ रुपये जनपद उधम सिंह नगर के लिए थे और इसमें 3,30,702 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने थे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा था गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का, और ये जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं या इंटरमीडिएट करते हैं उनको 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप के लिए इन्होंने कहा था। तो हमारे पहले सिस्टम से ही अगर हम लोग 1 लाख रुपए की सहायता राशि से मदद करना चाहते तो 3,28,50,000 लोगों को हम लोग प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे सकते हैं और 600 करोड़ रुपया प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में दिया जा सकता है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल के हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं और करीब 34,596 लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। दूसरे सिस्टम में 50 करोड़ लोगों को रोजगार एक मुश्त 50 करोड़ लोगों को देना था। बाद में हर साल हम लोग उनमें दे सकते थे, जिससे कि जो भारत सरकार को आमदनी होती वो प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में खर्च होती। तो 50 करोड़ तो डायरेक्ट रोजगार मिलता, इनडायरेक्ट रूप में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। जब एक लोकसभा क्षेत्र में 10 से 11,000 करोड़ रुपए खर्च होते तो इनडायरेक्ट भी रोजगार मिलते। हमने हेल्थ और एजुकेशन फ्री करने को बोला था, 10 लाख करोड़ का किसानों को पैकेज देने को बोला था, 5 लाख करोड़ का गरीब महिलाओं, छोटे दुकानदारों, मजदूरों को पैकेज देने का बोला था और आधारभूत सुविधाएं जैसे पक्की व चौड़ी सड़कें, 24 घंटे न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, रोजगार, पर्यावरण शुद्धता आदि की सुविधाएं सुगमतापूर्वक दी जा सकती थी।
प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल के हॉस्पिटल बनाने का था। अधिकारी, कर्मचारी, एमएलए, एमपी, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का था, क्योंकि पैसा जनता का है, जनता के टैक्स से ही सारे काम चलते हैं। जिन घरों में ये रहते हैं वो भी जनता के टैक्स के पैसे से आता है, जो इनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो भी जनता के टैक्स के पैसे से आती हैं, लेकिन जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। नफरत की राजनीति बंद करने को बोला था, चाटुकार पत्रकारिता बंद करने को बोला था, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी देने को बोला था। टोल टैक्स में 25% की कमी करने को बोला था। टोल टैक्स की दूरी न्यूनतम 100 किलोमीटर करने को बोला था। टोल टैक्स में जो लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है उसे खत्म करने के लिए बोला था। वाहन की गति सीमा के विषय में भी बोला था कि हर एक जगह ये लगा देते हैं जनता की गाड़ी कमाई छीनने के लिए, कहीं 70 कर देते हैं, कहीं 60 कर देते हैं, कहीं 50 कर देते हैं। तो यहाँ अच्छे हाईवेज हैं, वहाँ 100 से 120, जो एक्सप्रेस वे है वहाँ 100 से 150 की गति सीमा करने को बोला था। भारत की समस्त नदियों को जोड़ने को बोला था, जिससे कि बाढ़ व सूखे की स्थिति से निपटा जा सकता। इसके अतिरिक्त कई करोड़ एकड़ जमीन जो है उपजाऊ हो सकती थी, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ के पे पानी की व्यवस्था भी हो सकती थी, जिससे हमें जंगल का एरिया मिल जाता, खेती का एरिया मिल जाता, जिससे हम अन्न उत्पादन में भी हमारा देश अच्छी स्थिति में आ जाता। महंगाई को न्यूनतम करने को बोला था। पर्यावरण को शुद्ध करने के सभी कार्यक्रम करने को बोला था। इमारती लकड़ी का न्यूनतम मूल्य करने को बोला था, जिससे कि पर्यावरण भी अच्छा हो जाता, हमारे किसानों की आमदनी भी अच्छी हो जाती। ऐसी योजना लाने को बोला था जिससे ना तो कोई अशिक्षित रहे, ना कोई बेरोजगार रहे। रोजगार पर शिक्षा के लिए बोला था। जनता की किसी भी समस्या का जमीनी स्तर पर तुरंत निराकरण करने को बोला था। जैसे आजकल जितनी भी हेल्पलाइन है सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। पहली बात तो जवाब ही नहीं आता है, अगर जवाब आता है तो जमीनी स्तर पे काम नहीं होता, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। उनके निस्तारण के सल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। अगर सल्यूशन की हमने इनको बोला था कि सल्यूशन की तरफ जाएं। शस्त्र नीति आसान करने को बोला था। हर एक तहसील में ट्रेनिंग सेंटर करने को बोला था। अधिक ये जो तीसरा और चौथा लाइसेंस इन्होंने गलत तरीके से खत्म कर दिया है, उसको एज इट इज बहाल करने को बोला था। जनता की इच्छा के अनुरूप एजेंडा तैयार करने को बोला था। इनको कहा था जनता के बीच में जाइए, उनकी समस्या को देखिए और उन्हीं के अनुरूप एजेंडा तैयार कीजिए और उसे जमीनी स्तर पर लागू कीजिए। गाँव में शहरों में अवैध अतिक्रमण हटाने को बोला था। आवारा पशुओं की समस्या के निस्तारण के लिए बोला था। आवासीय क्षेत्रों में पशुपालन बंद करने को बोला था, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी होती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, रोड पे पूरी गंदगी पड़ी रहती है। और प्रत्येक गांव में व्यायामशाला व वॉकिंग ट्रैक बनाने को बोला था। सेना पे राजनीति नहीं की जाएगी, सेना पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। सेना को सशक्त बनाने को बोला था। और जो अग्निवीर योजना ये लाए हैं, गलत योजना है, इसको सेना में परमानेंट करने को बोला था, जिससे कि देश की सेना के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। और हर कोई आदमी सेना में जाना चाहता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एकदम वो अग्निवीर योजना ला के पूरा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये तो 72-73 साल के हो गए, ये दोबारा मौका मांग रहे हैं, दोबारा बन भी गए हैं, लेकिन बच्चे जो 20-25 साल का बच्चा उसको कहते हैं तू रिटायर होकर घर चला जा। ये अच्छी चीज़ नहीं थी। और निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य को बोला था। और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के रेट कम करने को बोला था। अदालतों को भ्रष्टाचार व जो राजनीतिक इसके ऊपर अदालतों के ऊपर इनका वो रहता है, वर्चस्व रहता है। ये अदालतों के जो निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमने बोला था। और इनको ये भी बोला था कि अगर आपकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो इलेक्शन जो है फेयर इलेक्शन के लिए बोला था। अभी तो जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर किसी को ईवीएम है, ईवीएम के ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं है। आपका वोट कहाँ पड़ रहा है और कहाँ काउंट हो रहा है आपको पता नहीं लग पा रहा है। तो फेयर इलेक्शन के लिए बोला था। जब फेयर इलेक्शन होगा तो जनता का इनके सरकार के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा, उनको पता होगा कि हमने इसी सरकार को चुना है, और जनता के प्रति वो जवाबदेही भी होगी। अब तो एकदम निरंकुश है, जैसे जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से ये कर लेते हैं। और किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई शिकायत आती है
तो उसकी प्रॉपर जांच होने के बाद ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। और सभी एक वाहनों की पंजीयन वैधता 15 वर्ष तक है। तो जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो वो कहते हैं कि 10 साल के बाद उनको वो कर दिया जाएगा, तो इसको हमने कहा था इसे ख़त्म किया जाए। और उनकी अगर उसके बाद भी 15 साल के बाद भी उनकी स्थिति अच्छी होती है तो उनको उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उनको प्रतिवर्ष उनका फिटनेस हो सकती है। फिटनेस होने के बाद उसको रोड पे चलाया जा सकता है। ये सब चीज़ें हमने बोली थी, लेकिन हमने इनके जो नेता थे या जो नैनीताल लोकसभा सीट से कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनसे हमने बात की थी व्यक्तिगत रूप से। जो इनके पंजाब के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव हैं, उनसे हमारी व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी, लेकिन किसी की तरफ से कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर ये लोग हमारी बातें, इनको ये भी बोला था कि एक के विरुद्ध एक खड़ा करें, वो तो इन्होंने किया है। सतपाल मलिक जी ने भी इनको बोला था, तो उससे इनको फायदा भी हुआ है। कई सीटें इन लोगों ने बेईमानी से भी जीती हैं। तो कुल मिला के देश के लिए अगर ये हमारी चीज़ें ले लेते तो देश के लिए अच्छा होता, देश के लिए, जनता के लिए अच्छा होता, और हम लोग अच्छी तरह से विकास की तरफ जा सकते थे। हमने तो इनको ये भी बोला था जब सरकार नहीं बनी थी कि आप सरकार बना लीजिए और हमें बुला लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, ये सिस्टम हम आपको बना के दे देते हैं, जिससे हमारा देश जो है वर्ल्ड लेवल का हो जाएगा, हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं आया, कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। इवन राहुल गांधी कभी मोदी के पास चले जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं, सबसे इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमसे पहले मैंने लेटर लिखे थे वो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, रक्षा मंत्री को, जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उनको, विपक्ष के नेता जितने भी हैं जैसे राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी हो गए, उद्धव ठाकरे तब थे, मैं सभी को भेजा है, कोई किसी को हमने नहीं छोड़ा। हमने ये होना तो वित्त मंत्रालय से होना है, लेकिन हमारा ये था कि ये इतनी अच्छी योजना है, ये लोग सरकार के ऊपर दबाव बना लेंगे या बात कर लेंगे तो लोगों का भला हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट तो सभी के भले का कंसेप्ट है, सर्वत्र के भले का कंसेप्ट है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि लोग सोल्यूशन की तरफ जाएं, भी अगर कोई समस्या है तो उसका सोल्यूशन किया जाए। जब आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये लोग सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, ये और बिगाड़ने की तरफ जाते हैं। अगर कोई मुद्दा उठता है तो पैरेलल एक मुद्दा और ये लोग बढ़ा देते हैं। हमारा जो इकोनॉमी है, पहले साल ही इनकी 40 से 45 लाख करोड़ की आमदनी है, हम पहले साल ही 100 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाए। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे हम कर्जा भी चुका सकते हैं, किसानों को पैकेज भी दिया जा सकता है, गरीब मजदूरों, महिलाओं को भी पैकेज दिया जा सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया किया जा सकता है। जैसे रेलगाड़ियों में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आए दिन दुर्घटना हो जा रही है, और जो गरीब आदमी उनके लिए बोगियां तक नहीं है, उनको एकदम लद के जाना पड़ता है। उसके बाद उनके साथ अगर वो बेचारे किसी और में घुस जाए तो उनके ऊपर जुर्माना और बदतमीजी से बात करते हैं ये लोग। इवन ये जो इनको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, लोग पैसे दे रहे हैं। पहली बात तो जो हमारे देश में जो भी चल रहा है लोगों के पैसे से चल रहा है। लोग टैक्सेस देते हैं, जीएसटी देते हैं, कई चीज़ें देते हैं, उसी पे चल रहा है। और ये सरकार ऐसी है, ये जीएसटी पे भी टैक्स लगा देती है। जैसे हम लोग नई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उसमें 48% जीएसटी होती है, और उसका वो जो मान लो 25 लाख की गाड़ी है और उस पर 48% जीएसटी लगी, तो आरटीओ में जो हमने देना है 10% देना है, वो जीएसटी पे भी टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, जीएसटी पे भी ये लोग टैक्स लेते हैं, जो कि किस टैक्स के ऊपर कोई टैक्स लिया जा सकता, आप बताइए? बिल्कुल नहीं लिया जा सकता ना। इन्होंने बार बार नहीं भाई साहब, टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे हैं। बार बार टैक्स लेना तो अलग विषय है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है क्या? वो कैसे, आप हमें समझाएं। जैसे आपने नई गाड़ी ली, ठीक, 15 लाख की गाड़ी है, ठीक, उसके ऊपर जीएसटी लगी, उसकी जीएसटी लगने के बाद उसकी वैल्यू होगी 48 लाख रुपए मान लो, तो वो जो टैक्स देना पड़ेगा 48 लाख का 10%, 4,80,000 रुपए देना पड़ेगा। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उस पर टैक्स नहीं लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। एग्जैक्टली, ये लोग टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे भाई साहब। इन्होंने इतनी देर कर दी, खड़ी कर रखी है। अभी पीछे एक उद्योगपति था, होटल व्यवसायी था, उसने जस्ट निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उससे क्वेश्चन कर दिया था कि भाई
टैक्स जो जीएसटी है वो अलग अलग रेशियो में है, जैसे बन पे अलग है, क्रीम पे अलग है, तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है वो करने में। तो उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोली, बाद में उसे बुला के माफी मंगवाई है, और उसका इन लोगों ने, इतने बेशर्म लोग हैं, उसका वो वीडियो वायरल कर दिया है। इन लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। एक बार बताइए, जो देश की वित्त मंत्री है वो पैसे कहाँ से लाती है? जनता के टैक्स का पैसा है ना। उसे जो तनख्वाह मिलती है वो जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है ना। वो जिस घर में रह रही है वो जनता के टैक्स के पैसे पे ही है ना। जब वो अपने मामा घर से ला रही है, बिल्कुल, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है ना। बिल्कुल, जो अलग से हो रहा है। ये इतने अहंकारी लोग हैं। अच्छा सर, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स हम जमा कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद टोल टैक्स फिर दिया जाता है। नहीं, रोड टैक्स गाड़ी जब हम खरीदते हैं उसके बाद में रोड टैक्स जमा होता है, ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स, आरसी वगैरह। वो फिर उसके बाद टोल टैक्स किस लिए? फिर टोल टैक्स आपकी सड़कें बन रही हैं, अब लूट खसुट कैसे होगी बताइए? ये तो सरकार, पहले सरकार की जिम्मेदारी है ना रोड सड़कें बनाना, फिर जनता से लूट। टैक्स तो पहले से दे रही है जनता। अरे भाई साहब, लूट रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, लूट रहे हैं। टैक्स के ऊपर भी तो टैक्स ले रहे हैं। आप रोड टैक्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया, जो जीएसटी लगी, जो टैक्स लग रहा, टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे हैं। तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग आपके लिए अच्छा कर देंगे? ठीक है। एक्चुअली देखिए, अगर जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी है, वो कमर्शियल के लिए है, जिससे कि आपके पैसे बच रहे हैं। जैसे उन्होंने कई नदियों के ऊपर पुल बना दिए हैं, और वो भी नॉमिनल है। हमारे यहाँ नदियों के ऊपर जैसे पुल बना रहे हैं, जैसे आपका डीजल बच रहा है, आपका टैंक बच रहा है, तो उसके लिए बहुत कम जगह पे है। इन्होंने तो जहाँ दिल करता वहां टोल लगा दे रहे हैं, मतलब 20-25 किलोमीटर पे एक टोल आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे रामपुर में है, रामपुर के बाद थोड़ी दूर आगे जाके फिर वो रामपुर पर है। ये मानता हूँ, जैसे भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी तो हैं। हमें सही काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हर एक जगह पे, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, और तुरंत उस पर फोन करें। अब बिलासपुर में वो चल रहा है, जो आपको पता ही होगा क्या चल रहा है, एसडीएम और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या चल रहा है। बिल्कुल, आप लोगों को पता ही है। बंदरबांट हो रही है ना, लोग परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्री कराने वालों को 2-2, 4-4 घंटे। एक बार बताइए, सरकार को पैसा मिल रहा है, उसके बाद आदमी परेशान होता है वहाँ। स्टाम्प जमा कर रहा है, स्टाम्प भी जमा कर रहा है, उसके बाद फीस भी जमा कर रहा है, उसके बाद आदमी परेशान हो रहा है। इन लोगों ने, अधिकारियों ने अपनी बंदरबांट के चक्कर में पूरे लोगों को परेशान कर रखा है। देखिए, अधिकारी की किसी की हिम्मत नहीं है कि रिश्वत ले लेगा। अगर कोई अच्छी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहे, तो विद इन 10 डेज इस देश से भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, जीरो। योगी भाई साहब, अगर इंडिया गठबंधन की एक नफरत की राजनीति तो एक दिन में आप बंद कर सकते हैं। नफरत की राजनीति बंद करने में क्या दिक्कत है? पहले नफरत की राजनीति थी हमारे देश में, जब से ये बीजेपी आई है, इन्होंने तो स्टार्टिंग ही नफरत की राजनीति से की है। इन्होंने स्टार्टिंग गोधरा से की है। इन लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की? गोधरा से स्टार्टिंग की है ना। पहले कहाँ थी हमारे देश में नफरत की राजनीति? और नफरत की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये लोग लव जिहाद पे तो कानून बना सकते हैं, मगर जो हिंदू मुस्लिम की बात करें तो उस पर कानून क्यों नहीं बनेगा? भाई साहब, सब लव जिहाद क्या है ये बता दो मेरे को पहले। लव जिहाद का क्या है? लव मेरे को समझ में नहीं आता है। अब आप एक बार बताओ, लड़का लड़की की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। इनके जो नेता हैं, उनकी लड़कियों का तो मुसलमान, उनके तो मुसलमान दामाद हैं, इनके जो धर्मगुरु हैं उनके भी मुसलमान दामाद हैं। तो आम आदमी के साथ ही लव जिहाद क्यों? आदमी में नफरत कहाँ है? आम आदमी में कहीं नफरत है तो बताइए मेरे को। आम आदमी तो किसी में नफरत नहीं है, लोग तो प्यार से रहते हैं। एक बार इनका बच्चा किसी उसमें जाता है, ये दंगे में जाता है, इनका कोई बच्चा, इनका बच्चा किसी दंगे में जाता है? नहीं। किसी उसमें रैली में जाता है इनका बच्चा? इनके बच्चे तो अच्छे अच्छे पदों पे हैं। कोई बीसीसीआई का चेयरमैन बना है, कोई आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है। तो इनके बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? ये आम गरीब आदमी के बच्चों को क्यों दंगों में वो करते हैं? बिल्कुल। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल। ये तो ये गलत कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा कर रहे हैं।
भाई साहब आप एक बार बताइए, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हमारे देश के लोगों को एक बार भी, आप सरकार किस लिए चुनते हो? किस लिए चुनते हो? धर्म के लिए चुनते हो या अपने विकास के लिए चुनते हो? डेवलपमेंट के लिए चुनते हो ना। तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया ये बता दो, और धर्म को क्यों आना चाहिए इसमें? ये जो सरकार है ये इस देश को दंगों की तरफ घसीटना चाहती है, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं। लोग देखिए, हमारे देश में सैनिक मरते हैं, उसमें ये लोग राजनीति करते हैं। पुलवामा में 40 सैनिक शहीद हो गए हैं, उसके बाद इन्होंने उस पर राजनीति की, सरकार बना ली। इस बार भी इन लोगों ने क्या किया? मुजरा, मटन, भैंस, गाय, बकरी, गोबर, इसी तरह की बातें की ना। तो ये बातें करने की है, जनता इनकी बातें सुनती क्यों है? अगर ये मुझसे बात कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन मुझसे बात कर लेता, हमने अखिलेश से भी बात करने, उसके पर्सनल उससे भी बात करने की कोशिश की, राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश, ममता बनर्जी से, जो जितने भी विपक्ष के नेता थे, हमने सबसे बात करने की कोशिश की। अगर ये हमसे बात कर लेते, डिस्कशन कर लेते, तो आज ये सरकार में होते। बिल्कुल। तो ये तो इनकी कमी है ना। ये मेरे को ऐसा लगता है ये खुद ही नहीं सरकार बनाना चाहते। मैं ये कहता हूँ, अगर कोई आदमी आपको कोई सुझाव दे रहा है तो उससे बात करने में क्या दिक्कत है? पहले जैसे हम लोग कोई लेटर लिखते थे ना, तो उसका जवाब आता था। जैसे कि किसी सरकार को लेटर लिखा या किसी नेता को लेटर लिखा तो उसका जवाब आता था। अब तो ये जवाब ही नहीं देते, ना हाँ में देते ना में देते हैं, एकदम दबा के चुप करके बैठ जाते हैं। अगर आपने नहीं करना, मना कर दो, भाई साहब हम नहीं इंटरेस्टेड, बात खत्म हो गई। फिर हम लोग अपने स्तर से सोचेंगे, फिर हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को पूरी बात लोगों के बीच में रखेंगे। हम तो ये चाह रहे थे कि बना बनाया वो है, लोग इनसे परेशान है, इनकी सोच अच्छी है, तो अच्छे काम में ये लोग भी सहयोग देंगे। हमने तो इसलिए इनसे अप्रोच किया था, इंडिया गठबंधन से हमने इसलिए अप्रोच किया था कि ये लोग समझदार हैं, अच्छी बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते हैं, नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं, इसलिए हमने इनसे बात की थी। लेकिन अब वही लोग हमसे बात ना करना